तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है राइजिंग हाई। और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि एक लेबर थे, बिलियनर बन गया। तो कहानी की शुरुआत में हम एक विक्टर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बचपन से ये समझ चुका था कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते हैं और उनकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है। और तो और जब विक्टर के पिता की जॉब चली जाती है तब तो उसकी माँ ने भी एक अमीर आदमी के लिए विक्टर और उसके पिता को छोड़ दिया। और ये देखकर विक्टर ने कसम खा ली थी कि वो अपनी जिंदगी में इतना अमीर बनेगा कि उसकी माँ को उसे छोड़ने पर अफसोस होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और विक्टर अब बड़ा हो चुका था और आज वो अपने घर को छोड़ के शहर जा रहा होता है वहाँ पर काम करने के लिए। और आज यहाँ पर जब वो घर छोड़ के शहर के लिए निकल रहा होता है तो विक्टर के पिता उसकी जेब में $200 रख देते हैं और कहते हैं कि शहर में जाकर यूं ही हंसते रहना और कभी भी हार मत मानना। अब इसके बाद जब विक्टर शहर पहुंचता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तो यह होती है कि अब उसे अपने रहने के लिए एक कमरा रेंट पे चाहिए था। लेकिन जब वो वहाँ के कमरों को देखता है और उनका रेंट पूछता है तो उनका रेंट सुनकर ही उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उनके एक कमरे का रेंट $1200 होता है। लेकिन इतनी कीमत सुनने के बाद भी विक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, वो इसी कमरे को रेंट पे लेगा। लेकिन यहाँ पर जब इस एजेंट को ये पता चलता है कि अभी तक विक्टर के पास ना कोई जॉब है और ना ही कोई इनकम का सोर्स, तो वो यहाँ पर विक्टर को सीधा मना करके यहाँ से निकाल देता है। तो यहाँ पर विक्टर बिना घर के उस दिन सड़क पे ही बिताता है और अगले दिन एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक कंस्ट्रक्शन फील्ड पे काम करने लगता है। और पूरे दिन काफी मेहनत करने के बाद जब उसका अपने पैसे लेने का समय आता है तो तब यहाँ पर विक्टर का कॉन्ट्रैक्टर उसकी आज की कमाई के आधे पैसे एज अ सिक्योरिटी रख लेता है। और क्योंकि उसके आधे पैसे पहले ही दिन कट गए होते हैं तो इतने पैसों से तो आज वो होटल रूम में भी नहीं रह सकता। तो फिर आज की रात उसे बेंच के ऊपर गुजारनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बेंच पे लेटे हुए विक्टर इतना समझ चुका था कि इस तरीके से लेबर का काम करते हुए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। और वहाँ पर कुछ दिन और काम करने से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सारे पैसे लेकर एक दुकान पे जाकर काफी प्रोफेशनल लुकिंग कपड़े खरीद देता है। और उन कपड़ों को पहनते ही उसका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाता है। और इसके बाद वो यहाँ से एक इंटरनेट कैफे पे जाता है और वहाँ पर अपने सारे नकली दस्तावेज बना लेता है। और इस हिसाब से अब उसके पास अपना एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रूफ ऑफ इनकम भी होता है। और इसके बाद वो एक और रियल एस्टेट एजेंट से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर ये रियल एस्टेट एजेंट विक्टर के कपड़े देखकर ही समझ जाती है कि जो वो सूट पहना है वो एकदम थर्ड क्लास है। और एजेंट को लगता है कि विक्टर आज जिस घर को देखने के लिए आया है वो उसका रेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक लग्जरी अपार्टमेंट होता है और इस अपार्टमेंट का रेंट $3400 होता है। और विक्टर को देख के तो एजेंट को लग रहा होता है कि इस लड़के के पास इतने पैसे तो नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर विक्टर अपना फेक इनकम सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें उसकी सैलरी €20,000 पर मंथ होती है। और जब ये एजेंट इस सर्टिफिकेट को देखती है तो इसका एटीट्यूड विक्टर के लिए पूरी तरीके से ही बदल जाता है और वो विक्टर से काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बात करने लगती है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर विक्टर इतना ज्यादा रेंट चुकाएगा कैसे। तो तब हम देखते हैं कि विक्टर वापस से उस कंस्ट्रक्शन साइट पे लौटता है और उन सभी वर्कर्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के हॉस्टल में एक रात रुकने के लिए $38 देते हो, लेकिन मेरे पास एक लग्जरी अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में रहने के लिए तुम्हें बस मुझे $40 पर नाइट का देना होगा। और वहाँ पर रहने के लिए मैं तुमसे कोई इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं मांगने वाला। अब यहाँ पर विक्टर का ऑफर सुनकर कई सारे लेबर्स उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर विक्टर देखता है कि सारे खर्चे हटाने के बाद उसे हर दिन के $200 बच रहे होते हैं, मतलब कि महीने के $6000। और अब विक्टर यहाँ पर नहीं रुकता, वो इसी तरीके के 10 अपार्टमेंट और भी रेंट पे दे देता है। और देखते ही देखते विक्टर के पास बैग भर के पैसे हो गए होते हैं। लेकिन हम जानते हैं जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं चलता और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद एक दिन रात को विक्टर को अपने एजेंट का कॉल आता है। और जब विक्टर अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में उसके सारे के सारे किराएदार जोर जोर से पार्टी कर रहे होते हैं और वो बालकनी से कई सारी चीजें नीचे भी फेंक रहे होते हैं। और जब यहाँ पर विक्टर अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसके लग्जरी अपार्टमेंट का हाल काफी ज्यादा बुरा हो चुका था
और चारों तरफ मानो तबाही आ चुकी थी और उसके पूरे अपार्टमेंट में कियाओस सा मचा हुआ था। कोई वहाँ पर झगड़ा कर रहा था तो कोई वहाँ पर अपने बकरी के बाल काट रहा था। मतलब कि समझो ये अपार्टमेंट एक स्लम एरिया बन चुका था और इनकी चिल्ला चूट और मार धाड़ की वजह से नेबर्स कंप्लेंट कर देते हैं और यहाँ पर इस अपार्टमेंट के एजेंट ने यहाँ पर पुलिस बुला ली होती है। और जब विक्टर देखता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है तो तब विक्टर चोरी छुपके से वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते वो देखता है कि उसके बगल में एक और आदमी उन्हीं लोगों में से भाग रहा होता है और इस आदमी का नाम होता है गैरी। फिर ये दोनों जाकर के एक जगह पर शराब पीते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने आइडियाज बताते हैं। और यहाँ पर गैरी विक्टर के बिजनेस आइडियाज से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और आपस में बात करके ये दोनों ही समझ गए होते हैं कि अगर उन्हें अरबपति बनना है तो उन्हें रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा। और इसके बाद विक्टर और गैरी ये डिसाइड करते हैं कि अब वो रियल एस्टेट बिजनेस में अपना हाथ डालेंगे और इसके लिए वो एक रियल एस्टेट ऑक्शन में जाकर के वहां पर बिडिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के पास काफी लिमिटेड पैसे होते हैं और प्रॉपर्टीज के रेट काफी ज्यादा होते हैं तो ये देखकर ये दोनों चुपचाप वहां से उठकर चले जाते हैं। और यहाँ पर जब वो बाहर आते हैं तब वो दोनों समझ गए थे कि जब तक उनके खिलाफ इतना ज्यादा कंपटीशन है वो कभी भी इस मार्केट में नहीं उतर सकते। तो तब यहाँ पर विक्टर गार्ड को देखकर एक प्लान बनाता है और वो यहाँ पर गार्ड को कुछ पैसे देकर अगले ऑक्शन में बाकी सारे बिडर्स को वहाँ के गार्ड्स उन बिडर्स को ऑक्शन की जगह से कहीं और ही ले जाता है। और जब तक यहाँ पर गैरी और विक्टर ऑक्शन रूम में अकेले जाकर के काफी सस्ते सस्ते रेट में वो अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। काफी सस्ते रेट्स में वो अपार्टमेंट खरीद लेते हैं और कुछ अपार्टमेंट खरीदने के बाद लास्ट की बिडिंग एक 20 अपार्टमेंट की बिल्डिंग की होती है। लेकिन इसके लिए बिडिंग शुरू होती है $3.5 लाख से। लेकिन ये बिल्डिंग तो गैरी और विक्टर के बजट से काफी ज्यादा बाहर होती है। इसलिए यहाँ पर गैरी विक्टर से कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हम इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ पर विक्टर डरते हुए अपना हाथ ऊपर कर देता है और यहाँ पर उस बिल्डिंग के ऊपर बिडिंग करने की वजह से गैरी यहाँ पर विक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो विक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कैसे। तो तब यहाँ पर विक्टर कहता है बैंक से। और अब जब इनकी प्रॉपर्टी की कीमत चुकाने के लिए इन्हें 7 दिन ही रह गए होते हैं तो तब विक्टर गैरी के साथ गैरी की पहचान के निकोल नाम की एक बैंक मैनेजर के पास जाता है जो कि गैरी की बचपन की दोस्त होती है। और विक्टर को लगता है कि निकोल की मदद से वो बैंक से एक लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई के। लेकिन यहाँ पर लोन के लिए निकोल विक्टर से पूछती है आखिर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है। तो तब यहाँ पर विक्टर कहता है कि हमारे पास 20 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है और हर एक अपार्टमेंट की कीमत लगभग $3 लाख है और 20 अपार्टमेंट की कीमत $6 मिलियन होती है। अब इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर निकोल का भी इसमें इंटरेस्ट आता है और वो सोचती है कि अगर उसने इतना बड़ा लोन पास कर दिया तो उसे भी प्रमोशन मिलेगा। और इसके बाद विक्टर गैरी के पहचान वाले इंश्योरेंस एजेंट से मिलता है और उनसे वो उन हाई क्वालिटी क्लाइंट्स की लिस्ट ले लेता है जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और लोन क्लियर होने के बाद ये दोनों जाते हैं उन प्रॉपर्टीज को चेक करने जो कि इन्होंने खरीदी थी। तब ये देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है, हर जगह टूट फूट हो रखी होती है, एकदम स्लम एरिया जैसा हाल होता है। लेकिन इन दोनों के पास इतना बजट तो नहीं होता कि ये हर एक अपार्टमेंट को क्लाइंट के आने से पहले ही रेनोवेट कर सकें। और तो और अगले दिन ही इनके वो हाई क्वालिटी क्लाइंट्स भी इन अपार्टमेंट्स को देखने आने वाले थे। तब यहाँ पर गैरी को परेशान देखकर विक्टर थोड़ा शांत रहता है और वो कहता है कि अपने दोस्त को बुलाओ, हम इस पूरे अपार्टमेंट को अच्छे से पेंट करेंगे। और ये तीनों यहाँ पर पूरी रात इस अपार्टमेंट को अच्छी तरीके से रेनोवेट करके ऊपर से पेंट भी कर देते हैं ताकि इस अपार्टमेंट को कम से कम ये लोग क्लाइंट्स के सामने दिखा सकें। अब यहाँ पर अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने काफी सारे क्लाइंट्स भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। और यहाँ पर विक्टर और गैरी बड़े पैशन के साथ इन सभी क्लाइंट्स को अपना ये अपार्टमेंट दिखाते हैं। और इस अपार्टमेंट को देखकर सारे बायर्स काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे होते हैं। और इस अपार्टमेंट को देखकर वाकई में सारे क्लाइंट्स सभी के सभी इनके अपार्टमेंट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्टर और गैरी ने इन लोगों को सिर्फ एक ही अपार्टमेंट दिखाया होता है, ये कहकर कि बाकी सारे अपार्टमेंट्स भी बिल्कुल इसी की तरह हैं। और यहाँ पर ये क्लाइंट्स इन दोनों की बातों में आकर बाकी के अपार्टमेंट्स चेक नहीं करते और यहाँ पर ये सभी के सभी क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। और इसके लिए बैंक ने भी इन्हें हाउसिंग लोन दे दी होती है। और इनमें से हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी
जिसने अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई इस अपार्टमेंट को खरीदने में लगाई होती है ताकि कि वो इस अपार्टमेंट को अपनी पोती को दे सके। ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर साइन करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और वो एक बार फिर से विक्टर से पूछता है कि पक्का ना ये कोई स्कैम तो नहीं है। तब यहाँ पर विक्टर उन्हें विश्वास दिलाता है कि ये कोई स्कैम नहीं है और विक्टर की आंखों में ये विश्वास देखकर ये बूढ़ा आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो अपार्टमेंट विक्टर और गैरी ने इन लोगों को दिखाए थे उनकी कीमत असल में $3 लाख कहीं से भी नहीं होती, जिस वजह से जिन लोगों ने इन अपार्टमेंट्स को खरीदा होता है वो सभी के सभी बैंकरप्ट हो जाते हैं। मतलब कि विक्टर और गैरी ने इन सभी के साथ स्कैम कर दिया होता है। और यहाँ पर विक्टर को भी इस स्कैम के बारे में शुरुआत में तो काफी बुरा लगता है, लेकिन जब उसके पास $6 मिलियन आते हैं तो उसके अंदर का गिल्ट भी खत्म हो जाता है और वो गैरी के साथ एक लग्जरियस पार्टी करता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि इतना बड़ा लोन अमाउंट जब रिकवर हुआ होता है तो इससे यहाँ पर निकोल को भी फायदा हुआ होता है और उसे बैंक में प्रमोट करके बैंक मैनेजर बना दिया होता है। और अब तो विक्टर निकोल का वीआईपी क्लाइंट बन चुका होता है और धीरे धीरे निकोल और विक्टर की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और दोनों ही आपस में शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अभी भी विक्टर को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमाए और अब उसे और भी बड़ी छलांग मारनी होगी। तो फिर यहाँ पर विक्टर निकोल की मदद से एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू करता है और देखते ही देखते विक्टर अपने बचपन का बिलियनर बनने का सपना पूरा करता है और अपने लिए एक बड़ा सा मैंशन भी खरीद लेता है और वहाँ पर वो निकोल के साथ रहने लगता है। और साथ में उसने अपने डैड के लिए भी एक लग्जरियस कार उन्हें गिफ्ट कर दी होती है। और इसके बाद यहाँ पर विक्टर एक काफी महंगा डायमंड का नेकलेस खरीदकर अपनी उस माँ के पास जाता है जिसने उसे बचपन में पैसों के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जब विक्टर उन्हें वो नेकलेस देता है और उनसे कहता है कि आपने ये पैसों की वजह से ही मुझे और डैड को छोड़ दिया था, तो तब यहाँ पर विक्टर की माँ उस नेकलेस को वापस देते हुए कहती है कि मैं घर को छोड़कर पैसों के लिए नहीं गई थी। अब ये सुनकर तो विक्टर का दिमाग ही हिल जाता है क्योंकि बचपन से अभी तक उसने जो कुछ भी किया होता है वो अपनी माँ को ही ये दिखाने के लिए किया होता है कि उसकी माँ ने उसे पैसे के लिए छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है और विक्टर भी पैसे कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब विक्टर की माँ कहती है कि उन्होंने पैसे के लिए घर नहीं छोड़ा बल्कि उन्हें वाकई में इस आदमी से प्यार हुआ था। अब ये जानकर विक्टर का एक बार फिर से दिल टूट जाता है और विक्टर एक बार फिर से काफी हारा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसने आज तक इतना कुछ किया होता है सिर्फ अपनी माँ को यही दिखाने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी माँ को तो इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और अब यहाँ पर विक्टर यहाँ पे नहीं रुकने वाला था। विक्टर मन बना लेता है कि अब वो पीछे नहीं जाने वाला और अब तो वो उसने जितना पैसा कमाया है उससे 10 गुना ज्यादा और पैसा कमाएगा। तो फिर यहाँ पर अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाने के लिए विक्टर एक इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लेता है और काफी सारे लोगों को हायर करता है इन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन पाने के लिए। लेकिन ये सब करते हुए भी विक्टर तो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था क्योंकि बचपन से ही उसे कभी अपनी फैमिली का प्यार नहीं मिला। तो इसलिए फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो निकोल के साथ अपनी नई फैमिली की शुरुआत करेगा। और यहाँ पर विक्टर उस महंगे से नेकलेस को अपनी वाइफ निकोल को दे देता है। लेकिन जबकि यहाँ पर गैरी विक्टर को ये भी समझाता है इतना महंगा नेकलेस तो मैं निकोल को नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ वो औरत पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर विक्टर निकोल से प्यार करता था इसलिए वो गैरी की एडवाइस नहीं मानता। और इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर की शादी का पहला साल तो विक्टर के लिए काफी ज्यादा खुशहाल होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके बिजनेस में कुछ बदलाव आने लगते हैं। और एक दिन जब गैरी और विक्टर ऑफिस में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं तभी यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल एडवाइजर आती है और वो इन दोनों से कहती है हमारी कंपनी के अकाउंट्स टैक्स अथॉरिटीज के पास गए हैं और उनसे हमें पता चला है कि हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स अभी तक नहीं भरा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विक्टर ने अपना सारा पैसा तो घर मकान और गाड़ियां खरीदने में उड़ा दिया होता है तो उसके पास इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्स को भरने के लिए पैसा नहीं होता। तो वो यहाँ पर अपने घर पे आता है और वो अपनी वाइफ निकोल से वो नेकलेस मांगता है क्योंकि ये उसके लिए काफी बड़ी इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ पर विक्टर को जब वो घर पे नहीं मिलता तो तब यहाँ पर विक्टर को गैरी की एडवाइस याद आती है और इसी समय पर इन दोनों का एक दूसरे से ट्रस्ट भी उड़ जाता है। तो अब ये देखकर विक्टर गैरी के पास जाता है,
उससे कुछ पैसे लोन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर गैरी भी उसे पैसे देने में हेजिटेट करता है और उससे कहता है कि मेरे पैसों से तुम इन टैक्सेस को भर दोगे। लेकिन यहाँ पर विक्टर कहता है कि मैं कोई टैक्स नहीं भरने वाला, मैं इन पैसों से तो और नई प्रॉपर्टीज खरीदूंगा और हमारी कंपनी को और भी ज्यादा ग्रो करूंगा। और इसके बाद विक्टर और गैरी टीवी के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज की एड्स वगैरह भी चलाते हैं और इससे वो अपनी कंपनी को और भी सिटीज में फैला देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जबरदस्त खर्चा कर रहे होते हैं बिना अपने पास कोई पैसे बचाए, क्योंकि इन दोनों को ये भरोसा होता है कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट से तो ये और भी ज्यादा कमाने वाले हैं। लेकिन अब एक दिन जब विक्टर बाहर से घर लौटता है तो तब यहाँ पर निकोल को पता चलता है कि विक्टर ने उसे चीट किया है। तो इस पर यहाँ पर निकोल अपने बच्चे को लेकर के घर छोड़कर चली जाती है और वो कोर्ट में विक्टर के खिलाफ डिवोर्स भी फाइल करती है। और अब क्योंकि निकोल विक्टर के साथ नहीं होती तो अब इस वजह से विक्टर को बैंक से लोन लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होती हैं। तो इस वजह से विक्टर को बैंक से भी लोन नहीं मिलता और जब यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखने की कोशिश करता है तब विक्टर वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज निकोल के ही नाम होती हैं। और अब क्योंकि विक्टर की कंपनी के पास अपना खुद का कैश नहीं बचा होता, इनकी पूरी कंपनी डूबने लगती है। लेकिन यहाँ पर विक्टर हार मानने को तैयार नहीं था और वो और भी ज्यादा जिद्दी बन गया होता है। और यहाँ पर विक्टर गैरी को अपना नया प्लान बताता है और वो कहता है कि हम अपना खुद का बैंक खोलेंगे और हम अपने बैंक के लिए सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करेंगे। और इसके बाद विक्टर अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स लाता है और साथ में उसने बाकी के पुराने बैंक के एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रख लिया होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो लोकल ऑफिसर्स के पास पहुंचता है तो यहाँ के लोकल ऑफिसर विक्टर से कहता है कि विक्टर के पास बैंक खोलने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। तब यहाँ पर विक्टर कुछ सेकंड्स शांत बैठता है और इसके बाद वो अपने पास से एक सूटकेस निकालता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर वो ऑफिशियल भी मान जाता है और वो विक्टर के बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस दे देता है। और इस तरीके से विक्टर अपनी डूबती हुई कंपनी को एक बार फिर से बचा लेता है। और अब यहाँ पर जब विक्टर लाइसेंस मिलने की खुशी में जब पार्टी कर रहा होता है तब यहाँ पर उसके मेंशन में काफी सारी पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ पर विक्टर के ऊपर कई सारी धाराएं लगी होती हैं कि विक्टर ने काफी सारी गड़बड़े की हैं, जैसे लोगों के साथ फ्रॉड, टैक्स चोरी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब देना और ऐसी ही कई सारी चीजें। तो इस वजह से अब यहाँ पर विक्टर को जेल हो जाती है। और यहाँ पर जेल में विक्टर को उसके डैड का कॉल आता है कि वो उससे मिलने के लिए अभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विक्टर काफी दिनों तक अपने पिता का इंतजार करता है, लेकिन उसके पिता उससे मिलने के लिए नहीं आते। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद विक्टर की मॉम उससे मिलने के लिए जेल में आती हैं और वो अपने साथ एक बुरी खबर लेकर आई होती हैं और वो बताती हैं कि उस दिन विक्टर से मिलने आते समय उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में विक्टर के पिता की मौत हो गई। और अब यहाँ पर जब विक्टर अपने सेल में वापस जा रहा होता है तो तब यहाँ पर उसे महसूस हो रहा होता है कि वो सब कुछ हार चुका है, पैसे, फैमिली, सब कुछ। और अब कुछ सालों तक जेल में रहने के बाद जब विक्टर जेल से बाहर आता है तो तब यहाँ पर उसे पिकअप करने के लिए उसकी एक्स वाइफ निकोल आई होती है। और निकोल ने आज तक विक्टर को माफ नहीं किया होता। बस निकोल ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के ऊपर से उसके पिता का साया हट जाए, बस उसकी बेटी उसके पिता को देखना चाहती थी। अब अपनी जेल से छूटने के बाद विक्टर एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है और एक दिन विक्टर के पास गैरी की तरफ से एक छोटा सा एनवलप आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी एक शेर हो और तुम्हारे अंदर अभी भी एक शेर का दिल धड़क रहा है। अब यहाँ पर विक्टर काफी समय तक उसी लेटर के बारे में सोच रहा होता है और तभी अचानक से वो रात में उठता है और ऐसा लगता है कि उसे गैरी की बातों में कोई तो हिंट मिला है। और उस शेर की बात सुनकर उसे याद आता है कि गैरी ने उसे एक लायन का स्टैचू गिफ्ट किया था। तो तब यहाँ पर विक्टर उसी रात में निकलता है और अपने उस पुराने घर में जाता है जैसे कि गवर्नमेंट ने सील कर रखा होता है। और वहां पर जाकर वो उस लायन के स्टैचू को तोड़ता है और उसके अंदर से उसे वही एक्सपेंसिव नेकलेस मिलता है जो कि उसने कभी अपनी वाइफ निकोल को दिया था। और इससे हमें पता चलता है कि निकोल ने ये नेकलेस अपने लिए नहीं लिया था, बल्कि गैरी ने निकोल के यहाँ से इस नेकलेस को चुरा लिया था, क्योंकि गैरी को निकोल के ऊपर पहले से ही भरोसा नहीं था। अब यहाँ पर जब विक्टर को इतना महंगा नेकलेस मिल जाता है तो तब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन ही विक्टर अब उस नेकलेस को हाथ में घुमाते हुए अपनी एक और नई शुरुआत करने के लिए कदम रखता है। और यहाँ पर विक्टर उस नेकलेस को लेके जब सड़क पे चल रहा होता है तभी उसके सामने उसे वो ओल्ड मैन दिखता है जिसे कभी विक्टर ने धोखा दिया था। और उस बूढ़े आदमी को देखकर एक सेकंड के लिए तो विक्टर वहीं पर शॉक रह जाता है,
लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की विक्टर के पास आती है और उससे एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछती है और हम देखते हैं कि विक्टर एक बार फिर से अपने पुराने रियल एस्टेट के धंधे में आ चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।